हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटॉपर। फ्रेंड्स, सीडीपी और बीपीएससी के लिए जो मैंने एक सेट शुरू कराया था जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और ये पार्ट 2 है। ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए हमने इसे 2 पार्ट में बनाया है। तो चलिए पार्ट 2 के प्रश्नों को शुरू करते हैं। राज व्यवस्था के प्रश्नों तक हम कवर कर चुके थे और अब हमें सामान्य विज्ञान से शुरू करना है। प्रश्न है, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वो कौन सा विटामिन होता है? रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होने वाला विटामिन होता है विटामिन के। क्योंकि विटामिन के एक ऐसा विटामिन है ना जो वसा में काफ़ी विलेय होता है, काफ़ी घुल जाता है वसा में आसानी से, और साथ ही साथ मानव के द्वारा कुछ खास तरह के प्रोटीनों का संश्लेषण करने के लिए भी ये काफ़ी ज़रूरी होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है और इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? महिला सेक्स हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। ये महिलाओं में पाया जाता है। ये हार्मोन महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करने में काफ़ी सहायक होता है। महिलाओं की बॉडी में हार्मोन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो कि माइंड से लेकर के और हार्ट तक सभी को कंट्रोल करती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पेट्रोलियम शुद्धिकरण से क्या प्राप्त होता है? देखिए, पेट्रोलियम शुद्धिकरण से प्राप्त होता है पैराफीन, पैराफीन। थायराइड की ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? देखिए, थायराइड की ग्रंथि की खराबी होती है मेनली आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन क्या है? आयोडीन एक पोषक तत्व है जो कि शरीर में थायराइड नाम का केमिकल बनाता है। थायराइड, ठीक है, थायराइड नाम का केमिकल बनाता है और थायराइड ही है जो कि शरीर के पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, सांस लेने से लेकर के हार्ट बीट तक सारी चीज़ों को। इसके अलावा बॉडी का जो भी वेट हो या मसल्स की जो शक्ति है, इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से, इन सारी चीज़ों के काम करने के लिए आयोडीन पे डिपेंड होते हैं हम लोग। काफ़ी हद तक आयोडीन इसका काम करता है और जब आयोडीन का स्तर कम हो जाता है ना तो काफ़ी नींद आनी शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद है? इंसुलिन का नाम आपने सुना होगा। इंसुलिन बहुत चर्चा में रहता है क्योंकि मधुमेह के जो रोगी होते हैं वो इंसुलिन का इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, आपने सुना भी होगा। इंसुलिन में जो धातु मौजूद होता है वो होता है जस्ता। अब इसको समझिए, मानव शरीर की जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है उसको कहते हैं अग्नाशय, अग्नाशय, ठीक है। इस ग्रंथि में एक पार्ट होता है जिसको कहा जाता है लैगर-हैंस की दीपिका, ठीक है, लैगर-हैंस की द्वीपिका। लैगर-हैंस की द्वीपिका की जो बीटा कोशिकाएं होती है ना, इनसे इंसुलिन, अल्फा कोशिका से ग्लूकॉन और गामा कोशिका से सोमैटोस्टेटिन नाम का हार्मोन निकलता है। इंसुलिन बेसिकली होता क्या है कि ऐसा हार्मोन है ना इंसुलिन जो कि ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। इंसुलिन के अल्पस्रवण से मधुमेह नाम का रोग होता है जिसको डायबिटीज़ भी कहते हैं और इसका मेन जो होता है इंसुलिन में धातु वो होता है जस्ता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्राकृतिक रबड़ इनमें से किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ बहुलक है आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ कुछ विशिष्ट जाति के, कुछ स्पेसिफिक जाति के पौधों से निकलने वाला जो वेजिटेशन वाला जो मिल्क होता है उससे प्राप्त होता है, या दूसरे वर्ड्स में कहें तो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त जो रबड़ होता है ना उसी को प्राकृतिक रबड़ कहते हैं। ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। इसका हम आणविक सूत्र की बात करें तो ये होता है C5H8 और इसका परमाणु भार होता है 68। ये भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीव का वाहक है? प्लाज्मोडियम परजीव का वाहक होता है मच्छर, मच्छर। मलेरिया जो रोग होता है ना, मलेरिया बीमारी जो होती है वो प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी प्रोटोजोआ से होती है। प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलिजा मच्छर के शरीर में शरण लेता है और जिसको ये अपने डंक के द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचा देता है।
ठीक है, जिसके बाद जाड़े के साथ फीवर आना शुरू हो जाता है, जिसे हम मलेरिया के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? लार की सहायता से पचने वाला है स्टार्च। भोजन जैसे ही हमारे मुख में आता है ना, वैसे ही लार निकलना शुरू हो जाता है। लार जो होता है वो हल्का सा एसिटिक होता है, अम्लीय होता है। इसका पीएच मान होता है 6 से 7 के बीच में। टाइलिन नाम का एंजाइम जो होता है ना, वो भोजन में उपस्थित मंड को शुगर में यानी ग्लूकोज में बदल देता है, और इसे एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं। एमाइलेज एंजाइम। आगे बढ़ते हैं, अम्लीय वर्षा होने का क्या कारण है? अम्लीय वर्षा होने का कारण है SO2 + NO2। ठीक है, इन दोनों के उत्सर्जन की वजह से। इन दोनों का उत्सर्जन कहाँ से होता है? जो फैक्ट्रीज होती है ना, फैक्ट्रीज की जो चिमनी होती है, उस चिमनी से SO2 और NO2 का उत्सर्जन होता है, और इस वजह से जो अम्लीय वर्षा होती है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है, एसिडिक प्रकृति इसकी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है? ये एंजाइम है ए जाइमेज। इनमें से कौन सा सामान्य प्रशीतक है जिसको घरेलू प्रशीतित्रों में प्रयुक्त किया जाता है? यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसा कौन सा मतलब जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं ना, उनमें चीज़ों को ठंडा रखने के लिए कौन सा चीज़ यूज़ किया जाता है। तो ये मेनली होता है फ्रेऑन। फ्रेऑन का जो केमिकल नाम है ये है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब आप समझ गए होंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो हम सभी जानते हैं कि कोल्ड स्टोरेज से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर CFC का ही यूज होता है ये कोल्ड स्टोरेज के लिए। CFC का ही दूसरा नाम है फ्रेऑन। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का क्या कारण है? जब आप दूध को मथते हैं तो उसमें से क्रीम अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है अपकेंद्रीय बल, जिसे हम दूसरे नाम में सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं। उचित रीति से कटे हुए हीरे की असाधारण चमक का क्या कारण है? जो हीरा सही तरीके से काटा जाता है वो उसमें जो बहुत ही असाधारण टाइप की चमक होती है, बहुत ही बेहतरीन चमक होती है, उसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कि उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होना। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी, हमें ये बताना है। प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम होगी कांच में। कांच से होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति सबसे कम होती है, क्योंकि देखिए निर्वात में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में ये गति होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच में ये गति होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और बाकी बात करें तो इसकी जो प्रकाश की जो चाल होती है ये सबसे ज़्यादा होती है वायु में या निर्वात में। ठीक है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य कैसा होता है? स्त्रियों की आवाज़ का जो तारतम्य होता है, और बाकी ऑप्शन देखने की हमें ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि पहला ऑप्शन ही सही है, पुरुष की तुलना में अधिक होता है। क्योंकि आवाज़ का मोटा या पतला होना तारतम्य पर, पिच पर डिपेंड करता है। अगर पिच ज़्यादा है तो आवाज़ पतली होती है, जबकि पिच कम है तो आवाज़ थोड़ी मोटी होती है। इसलिए कहते हैं कि जो पुरुष होते हैं ना, मेल की तुलना में फीमेल की आवाज़ का पिच जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसीलिए फीमेल की आवाज़ पतली लगती है, हमें मधुर लगती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी के समतुल्य पुर्जा कौन सा होता है? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी के समतुल्य पुर्जा होता है क्रिस्टलीय दौलित्र। क्रिस्टलीय दौलित्र में जो होता है ना, इसमें वही पुर्जा होता है जो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला किस नाम से रखी गई है? अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला रखी गई है भारती नाम से।
अगर इसके बारे में आपको बताऊं तो पहली जो आधारशिला रखी गई थी वो दक्षिण गंगोत्री के नाम से रखी गई थी, दक्षिण गंगोत्री। दूसरी जो रखी गई वो मैत्री के नाम से रखी गई और तीसरी रखी गई है वो भारती के नाम से रखी गई है। तारे का रंग सूचक क्या होता है? तारे का रंग सूचक किसका सूचक है? अगर हम तारे का रंग देखते हैं इससे हमें किस चीज़ का पता चलता है? इससे हमें पता चलता है उसके ताप का, क्योंकि तारे में जितना ज़्यादा ताप होगा उतना ही उसका रंग उसी के हिसाब से होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? बादल और वायुमंडल का तैरना होता है मुख्य रूप से श्यानता के कारण, क्योंकि बादल और वायुमंडल भाप के छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। जितना अब इसका वेग जितना कम होता है ना, वायु दिशा में ये बह जाता है, क्योंकि भाप के छोटे छोटे कणों का वेग कम होता है। इस कारण से वायु जिस दिशा में बहती है उसी दिशा में ये बादल बह जाता है, जिससे लगता है कि ये तैर रहा है। पानी में भरी डाट लगी बोतल जमने पर क्यों टूट जाएगी? इसका कारण हमें बताना है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? क्योंकि जमने पर पानी का जो वॉल्यूम होता है ना वो बढ़ जाता है। पानी का आयतन बढ़ जाने की वजह से डाट लगी हुई जो बोतल होती है वो टूट जाती है, क्योंकि पानी जब जमेगा तो वो बर्फ़ बन जाएगा और बर्फ़ का आयतन पानी के आयतन से, यानी बर्फ़ का वॉल्यूम पानी के वॉल्यूम से अधिक होता है। 100वां प्रश्न, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? नेवल स्टेशन गरुड़ की स्थापना की गई है कोचीन में, बी कोचीन। कार्क इनमें से किस पेड़ से प्राप्त होता है? कार्क की प्राप्ति हमें होती है ओक नाम के पेड़ से। और ओक जो होता है ना पेड़, ओक, इसका साइंटिफिक नेम कुछ और है। इसका साइंटिफिक नेम है क्वैकस। साइंटिफिक नेम इज क्वैकस। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोती के मुख्य अवयव क्या है? मोती का जो मुख्य अवयव होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। मोती का निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट के अवयव से ही होता है। कैल्शियम कार्बोनेट में अब क्या क्या होता है देखिए, इसमें चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन पाया जाता है, मार्बल के रूप में इसका उपयोग होता है। साथ ही साथ सीमेंट उद्योग में भी, सीमेंट इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग होता है, किसका? लाइमस्टोन का। और साथ ही साथ दीवारों को जो हम सफ़ेद करते हैं इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट अयस्क है थोरियम का, बी थोरियम। केरल के समुद्री तट की मोनोजाइट बालू से इसको काफ़ी मात्रा में प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा के रूप में भी किया जाता है। लोहे को जंग में रोकने के लिए, लोहे में जंग लगे इस चीज़ को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लोहे को जंग लगने से रोकने के लिए जिंक का उपयोग करते हैं। विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? जिस धातु को विश्व में पहली बार उपयोग में लाया गया वो थी तांबा। और तभी तो देखिए तांबा की वजह से ही हम ताम्र पाषाण युग के विषय में पढ़ते हैं। बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? देखिए होता क्या है ना कि बच्चों के लिए माँ का दूध सबसे अच्छा और संपूर्ण भोजन होता है। इसका मुकाबला किसी और चीज़ से नहीं किया जा सकता, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब कोई उपाय नहीं होता है तो ऐसे में बच्चे को बॉटल का दूध पिलाया जाता है। बॉटल के दूध पीने वाले बच्चे और माँ के दूध पीने वाले बच्चे में कुछ स्पेसिफिक अंतर होते हैं। जैसे कि जो बॉटल का दूध पिएगा वो दीर्घकाय नहीं होगा, उसका ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं होगी, उसमें रोगों की प्रतिरोधक क्षमता अधिक तो होगी ही। इसके अलावा उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलता है, ठीक है, और इसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होगी। अब ये किसके बारे में पूछा जा रहा है? ये मेनली ये पूछा जा रहा है ना आपसे कि जो बच्चा बॉटल का दूध पीता है और जो बच्चा माँ का दूध पी रहा है उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बॉटल का दूध पीने वाले बच्चे के कंपेयर में माँ का दूध पीने वाले बच्चे के साथ क्या क्या चीज़ें बेनिफिशियल होती हैं? तो माँ का दूध पीने वाले बच्चे में यही चीज़ें होती हैं कि एक तो वो बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी का ओवर ग्रोथ नहीं होगा, साथ ही साथ उसके बॉडी में रोगों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होगी, विटामिन प्रोटीन अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन ये 4 नंबर जो है ना कि लंबाई में असामान्य वृद्धि होगी, ये गलत है। इसीलिए ऑप्शन ए सही है, 1, 2 एंड 3।
निम्नलिखित प्राणियों में से कौन सा अपने शरीर में जल का संग्रह कर लेता है? अपने शरीर में जल का संग्रह करने वाला रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, यानी आप समझ गए होंगे, ये है कैमल, ऊंट। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ये प्रश्न पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मुझे याद है। ये फसल होती है मटर की, जो मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। केवल मटर ही नहीं, जो भी कोई फली वाली फसल होती है ना, फलीदार फसल, वो सभी मिट्टी में नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है मात्रा। यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह करना हो तो कटाई के समय उसका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? इसका ऑप्शन देखते हैं। सही आंसर है ए, 12%। जब किसी पत्थर को पानी में डुबोया जाता है तो वह किसके समान पानी को विस्थापित कर देता है? हमें बताना है किसके समान वो पानी को विस्थापित कर देता है। इसका सही आंसर है आयतन, वॉल्यूम के बराबर पानी को विस्थापित करता है। इसके बाद के प्रश्न अर्थव्यवस्था से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1964 से 65 के बीच हुई थी। इसको शुरू किया था डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? सामाजिक अधिसंरचना में तार संचार या दूरसंचार विभाग को शामिल नहीं किया गया है। बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास इसमें शामिल है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति संबंधित है गेहूं उत्पादन से। मुख्य रूप से गेहूं और कुछ सीमा तक धान के उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। इसे नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग ने इसको शुरू किया था। और अगर भारत की बात करें तो भारत में इसको MS स्वामीनाथन को श्रेय जाता है, भारत में इसका आरंभ करने का। 114वां प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? इसका सही उत्तर है सी, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में। अवधि क्या थी? 1980 से 85, और नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, 1982 में। हरा सूचकांक, ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। उभरती जो बाजार अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उनके लिए ग्रीन इंडेक्स जारी किया जाता है। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है किस चीज़ का? ट्राइसेम कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का। इसका फुल फॉर्म है ट्रेनिंग इंडिया यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसकी शुरुआत अगस्त 1979 से की गई थी। फ्रेंड्स देखिए, किसी भी प्रश्न को हल्का लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक सबूत आप देख चुके हैं, प्रमाण दरोगा, जो बिहार दरोगा की परीक्षा हुई उसमें, तो आप एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के लिए कोई सीमा नहीं होती है। हाँ, सिलेबस को आप ज़रूर देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग तो चलना ही चाहिए, लेकिन आयोग पर हमारा आपका किसी का कंट्रोल नहीं है। बाद में हम मूवमेंट करते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन नतीजे जब तक आते हैं तब तक काफ़ी समय निकल चुका होता है। तो बेहतर है कि हम अपनी पढ़ाई को फोकस करें, अपनी तैयारी को इतनी धार दें, इतना बेहतर बनाएं कि इस तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए हम अपने आप को मजबूत कर सकें। आगे के प्रश्न देखते हैं। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी थी? ये अवधारणा दी थी नर्क्स ने। नर्क्स कौन थे? ये अर्थशास्त्री थे। 1953 में इन्होंने एक किताब लिखी थी, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। इसमें इन्होंने निर्धनता का दुष्चक्र यानी कंसेप्ट ऑफ विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी की अवधारणा दी थी। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? इसका सृजन किया गया है नाबार्ड के अधीन। नाबार्ड की बात अभी हमने की कि 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी के अधीन ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष यानी RIDF का सृजन किया गया है। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे है? भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध है स्वास्थ्य से। इनमें से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? देखिए, भारत सरकार द्वारा सेवा कर, शिक्षा कर और सीमा कर लगाए जाते हैं, लेकिन मार्ग कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। इसको मार्ग कर को हम टोल टैक्स भी बोलते हैं। ये लगाया जाता है परिवहन विभाग द्वारा, और परिवहन विभाग किसके अंडर में आता है? राज्य सरकार में। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी? ये सारी घोषणाएं की गई थी नरसिम्हा राव के द्वारा 1991-92 में।
कौन सा एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? इसमें ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें, विद्युतीकरण संबंधित है, लेकिन ग्रामीण उद्योग इसमें संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है? ये ऐप जो डेवलप किया गया है ये है आरंभ। जुलाई 1917 में इसे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने संयुक्त रूप से शुरू किया। इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो ग्रामीण सड़कों की देखरेख करना है। नांगल किसके लिए जाना जाता है? नांगल जाना जाता है ये उर्वरक के लिए जाना जाता है। पंजाब राज्य के रूपनगर जिले का एक कस्बा है नांगल। ये सतलज नदी पर जो भाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना है और साथ में नांगल में नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड के उर्वरक संयंत्र भी हैं, प्लांट भी हैं यहाँ पे, इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है NAAFTA के सदस्य कौन हैं? इसके सदस्य हैं USA, कनाडा और मैक्सिको। USA, कनाडा और मैक्सिको। इसके बाद जो फ्रेंड्स अगले प्रश्न हैं वो पूरे के पूरे मैथ्स के प्रश्न हैं। इसको मैं एक एक करके दिखा देती हूँ। इसको आप सॉल्व कीजिएगा और आंसर देखिएगा। PDF जब आपको मिलेगी तो आंसर के साथ मिल जाएगा, ठीक है? या कहीं तो आंसर बता ही देती हूँ। ऐसा करती हूँ मैं आंसर इसका एक एक करके बता ही देती हूँ। आप पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। इसका आंसर है C 127 C। C sorry, not C. Its answer is A 51 minutes. इसका आंसर है B 131 C 132, ये भी C। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़ लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। इसका आंसर है D 134 B। वन 135 B। इसके बाद फ्रेंड्स बिहार स्पेशल के प्रश्न शुरू होते हैं। पहला प्रश्न है 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? जिन लोगों ने मेरा बिहार स्पेशल का सेट देखा है उनको पता चल गया होगा। ये गठन किया था जगजीवन राम ने, बाबू जगजीवन राम। 1928 में इन्होंने ये गठन किया था। नील की खेती करने से छूट चाहते तो किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? इन्हें तावान देना पड़ता था जुर्माने के रूप में। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? 1835 में पहला जिला स्कूल खोला गया था पटना में, राजधानी पटना में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? ये आसीन हुए थे पटना नगर पालिका के चेयरमैन के पद पर। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में और इसी समय महात्मा गांधी पर इसके लिए अभियोग चलाया गया था। इन्हें कहा गया था मुकदमा चला के 24 घंटे के अंदर आप चंपारण छोड़िए। बरौनी तेल शोधक कारखाने की तेल शोधन क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता है 33 लाख टन प्रति वर्ष। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। ये बरौनी कहाँ है? ये बिहार के बेगूसराय ज़िले में है। कौन सी देशांतर रेखाओं में से इनमें से बिहार से होकर गुजरती है? बिहार से होकर गुजरती है 86 डिग्री ईस्ट। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? देखिए बहुत सारे प्रश्न इसमें हैं जो हमारे बिहार स्पेशल के सेट से मैच कर रहे हैं बहुत, क्योंकि मैंने आपको 6-7 सेट ऑलरेडी करा दिए हैं और 6-7 सेट में समझ लीजिए कि लगभग 200-300 के आसपास प्रश्न है, 200-250 के आसपास, तो प्रश्न तो मिलने ही हैं। इसका आंसर है ग्रुप ए
ग्रुप ए में रखा गया था। ये ग्रुप ए क्या है, आप बिहार स्पेशल वाले सेट को अगर आप देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि ये किस आधार पे ग्रुप बांटा गया था। अगर नहीं देखा है तो बिहार स्पेशल के वीडियो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में आपके लिए उपलब्ध है। 1921 में महात्मा गांधी ने पटना में किसका उद्घाटन किया था? 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का। बिहार छात्र परिषद को संगठित किसने किया था? बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार एक निर्धन राज्य है, क्यों? बिहार के निर्धन राज्य होने का कारण है संसाधनों का अनुचित उपयोग होना, क्योंकि संसाधन यहाँ पे बहुत सारे उपलब्ध हैं लेकिन उनका सही रूप में, सही तरीके से, सही जगह पर उपयोग नहीं होता है। सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए राजमार्ग का किस शासक ने उद्धार करवाया था? सम्राट अशोक के बनाए हुए राजमार्ग का उद्धार करवाया था शेरशाह ने, अफगान शासक शेरशाह सूरी ने। इसी राजमार्ग को हम जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में कितने रेलवे मंडल मुख्यालय हैं? बिहार में 4 रेलवे मंडल मुख्यालय हैं, समस्तीपुर, दानापुर, सोनपुर, कटिहार। त्रिवार्ता के अनुसार दक्षिण बिहार किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आता है? देखिए प्रश्न को समझिएगा, कोपेन नहीं पूछा गया है, त्रिवार्ता पूछा गया है। त्रिवार्ता के अनुसार बिहार को 2 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें नॉर्थ बिहार का अलग और साउथ बिहार का अलग। ठीक है, जिसमें से कि नॉर्थ बिहार के लिए CAW और साउथ बिहार के लिए AW, यानी यहाँ आंसर क्या होगा? यहाँ सही आंसर होगा AW। अगला और अंतिम प्रश्न इस सेट का, इनमें से किस जिले में अंगिका भाषा बोली जाती है? अंगिका भाषा बोली जाती है भागलपुर जिले में। ठीक है, इसके साथ ही हमारे आज के सेट के प्रश्न समाप्त होते हैं। दोनों पार्ट आपने देख लिए, बहुत अच्छा। बताइएगा कि पिछले पार्ट में कितने सही थे और इस पार्ट में कितने सही हुए आपके क्वेश्चंस। कल हम लोग नए सेट के साथ फिर से आएंगे और 30 क्वेश्चन का एक जो छोटा सेट करंट अफेयर से चल रहा है वो भी साथ साथ चलता रहेगा। थैंक यू।